हेलो बच्चों, एक शानदार टॉपिक जिसकी बहुत सारी प्रॉब्लम एग्ज़ाम्स में आई हुई मिलती हैं, प्रैक्टिस करते समय मिलती हैं और आज उसका इलाज होने वाला है और वो टॉपिक है बॉन्ड एंगल। न जाने कितने सारे क्वेश्चंस मुझे बॉन्ड एंगल में मिलते हैं और न जाने कितने सारे मॉलिक्यूल हैं जिनमें बॉन्ड एंगल हमें कंपेयर करवाया जा सकता है। मैं उन मॉलिक्यूल्स को मेमोराइज़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने यदि फंडामेंटल बना रखे हैं, मैंने कुछ तरीके बना रखे हैं, तो बॉन्ड एंगल पे कोई सी भी प्रॉब्लम आएगी मैं सॉल्व कर डालूंगा। तो मैं आपको आज बॉन्ड एंगल कंपेयर करना सिखा रहा हूँ, उसके कुछ की पॉइंट सिखा रहा हूँ और मेरे वो पॉइंट आप ढंग से अप्लाई करें, आपको आंसर मिलने लगेंगे। समझते जाएँ बच्चों। मैं बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूँ और बॉन्ड एंगल को मैं शॉर्टकट में BA लिख रहा हूँ और इसको डिसाइड करते समय सबसे पहले एक बात, मतलब सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप डिसाइड करें जो मुझे मॉलिक्यूल दिया गया है उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह के हैं। यदि मैं कहना चाहता हूं कि इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेरे पास तो कहानी अलग बनेगी, और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो मेरा पैटर्न अलग होगा। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका मीनिंग भी तो सीखना है, हमें इसका मीनिंग ही मालूम नहीं है तो फिर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि मेरा सबसे पहला कमांड तो हाइब्रिडाइजेशन पे होनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे ये चेक करना है कि यदि मेरे हाइब्रिड सेंट्रल एटम जो है मेरा, उस पर यदि लॉन पेयर नहीं है और यदि उसके सारे टर्मिनल एटम, मतलब सेंट्रल एटम पे जुड़े जो एटम्स हैं उनको मैं टर्मिनल एटम या साइड एटम बोल रहा हूँ, मेरी आदत टर्मिनल एटम बोलने की है, यदि वो सारे टर्मिनल एटम सिमिलर हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यदि मेरे सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर नहीं है और उसके सारे टर्मिनल एटम सिमिलर हैं, तो मानकर चलें वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, मतलब वो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। और इस समय एक जबरदस्त बात बोल रहा हूँ, बॉन्ड एंगल ओनली एंड ओनली डिसाइड होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से। सिर्फ आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से बॉन्ड एंगल डिसाइड कर दें। नो डाउट हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सारी वेराइटीज हैं, सबके स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल हैं। आप आइडियल बॉन्ड एंगल हर हाइब्रिडाइजेशन का ध्यान रखें। जैसे एक एग्जांपल की फॉर्म में कहूं मैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन में आइडियल एंगल अपना 180 डिग्री है, उससे कम sp2 में 120 हो जाता है, उससे कम sp3 में हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। ऐसे ही हर एक हाइब्रिडाइजेशन के एंगल मुझे ये तो पता होने ही चाहिए, तभी ये बातें अप्लाई होंगी। तो सबसे पहली बात मैंने बता दी, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या है, जो सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर एब्सेंट है और सेंट्रल एटम पे जुड़े एटम जो इनको मैं टर्मिनल एटम बोलता हूं एक जैसे हैं, तो मानकर चलें वो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। और इस बार केवल आप आंसर किससे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से। मैं इस कैटेगरी के कुछ एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं उस पर आऊंगा। मुझे एक प्रॉब्लम मिली, मान लो ये मुझे BF3, मुझे BCl3, मुझे BBr3 और मुझे BI3 मिला, और मान लो मैं बॉन्ड एंगल कंपेयर करवा रहा है और हम पता नहीं क्या क्या फंडे लगाते रहते हैं। सबसे पहले मैंने क्या पाया, सेंट्रल एटम मेरा बोरोन है, उस पर कोई लॉन पेयर नहीं है और इसके तीनों टर्मिनल एटम सेम है, इसके तीनों टर्मिनल एटम सेम है, मतलब ये इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। अब मुझे पता है तीनों में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, चारों फॉर्मूलों में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, इसका मतलब सबका बॉन्ड एंगल इक्वल है, खत्म। आप फालतू की बातें दिमाग में लाते रहेंगे, इन सब के बॉन्ड एंगल इक्वल हैं बच्चों। मान लीजिए मुझे CH4 मिल गया, CF4 मिल गया, CCl4 मिल गया और CBr4 मिल गया। हम बॉन्ड एंगल कंपेयर करना चाहते हैं। मैंने पाया सेंट्रल एटम मेरा कार्बन, सब में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3, और मेरे कार्बन पे कहीं भी लॉन पेयर नहीं है। इस कार्बन के चारों बॉन्ड सिमिलर हैं, इस कार्बन के चारों बॉन्ड सिमिलर हैं। आपस में कंपेयर नहीं करना कि ये डिफरेंट एटम आ गए, टर्मिनल एटम आपस में मॉलिक्यूल कंपेयर नहीं करने, एक ही सेंट्रल एटम पे जुड़े टर्मिनल एटम्स को मुझे कंपेयर करना है। सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम था, बॉन्ड एंगल सेम हो गया। फिर देखो, मुझे मान लीजिए कार्बोनेट आयन मिल गया, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, मुझे मीथेन मिल गया। अब मैंने क्या पाया, इसमें कार्बन पे किसी भी केस में लॉन पेयर नहीं है। मुझे पता है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसमें sp है और इसमें sp3 है, तो मुझे पता होना चाहिए कि B का एंगल सबसे ज्यादा है, फिर A का है, फिर C का है। ये मेरा आंसर हो गया। मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई हो कि इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का मीनिंग क्या है। इन एग्जाम्पल्स को मेमोराइज मत करें, आप तो अपनी बात क्वेश्चन देखकर अप्लाई करें, आपको आंसर मिलेगा। अब मैं आ रहा हूं उस तरफ कि यदि मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल नॉन इक्विवेलेंट है तो इसका उल्टा पॉइंट क्या बनेगा। अब मैं इस सेकंड केस की बात करता हूं। तो इस केस में कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे
तो आपको अपने आप आंसर मिलते जाएंगे। मैं डिफरेंट स्टेप्स की बात करता हूँ। सबसे पहले स्टेप में बात करूँ मैं, तो पहला पॉइंट मेरा फिर वही है, चेक आर्बोरेशन स्टेट। एचएस का मतलब आर्बोरेशन स्टेट, अभी बताया मैंने एसपी आर्बोरेशन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम sp2 का होता है, उससे कम sp3 का होता है। ये एक जनरल पॉइंट मैंने लिखा है। मान लीजिए आर्बोरेशन स्टेट सेम आ गई, तो सेकंड नंबर है चेक नंबर ऑफ लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर और चेक नंबर ऑफ रिपल्शन। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये बॉन्ड एंगल है मेरा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लॉन पेयर के साथ। ये लो, ये मेरा आंसर है। ये एक रिलेशन है जिससे आप आंसर निकाल पाएंगे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं, मैंने अमोनिया लिख दिया, मान लो मैंने अमोनियम आयन लिख दिया और मैंने NH2 माइनस लिख दिया। अब आप खुद देखें कि सब में नाइट्रोजन का आर्बोरेशन सेम चल रहा है, मतलब sp3 है, मतलब ये पॉइंट मेरा टाई हो गया। अब मैंने पाया इसमें नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर है, इसमें नाइट्रोजन पे कोई लॉन पेयर नहीं है, इसमें नाइट्रोजन पे 2 लॉन पेयर हैं। इसका मतलब जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल घटेगा। दैट्स वाई मैं कहूंगा बी का सबसे ज्यादा, फिर ए का और फिर सी का। ये मेरा आंसर हो गया, मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो। तो आपका काम है, पहला काम आयोडाइजेशन चेक करना, वो टाई हो जाए तो फिर लॉन पेयर चेक करना या कह दो रिपल्शन चेक करना, और उसके बेस पर आप नंबर ऑफ लॉन पेयर के साथ इनवर्सली का रिलेशन बना के आंसर निकाल सकते हैं। ये 2 स्टेप हो गए हैं बच्चों। मान लीजिए मेरा दूसरा पॉइंट भी टाई हो जाए, मतलब आयोडाइजेशन सेम आ गया, नंबर ऑफ लॉन पेयर भी सेम आ गए, तो क्या करें? उस समय मैं क्या करूंगा, सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम को चेक करूंगा। तो फिर मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं कि चेक CA एंड TA, CA सेंट्रल एटम, TA टर्मिनल एटम। लेकिन एक पॉइंट बोल दूं बच्चों, CA TA वाला पॉइंट तभी लगाना है जब आयोडाइजेशन टाई हो गया और नंबर ऑफ लॉन पेयर टाई हो गए हों। हम क्या करते हैं, सीधे थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं और CA TA वाला पॉइंट लगा के मैश कर देते हैं सारी बातों को। लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर सिमिलर नंबर में है तभी CA TA वाला पॉइंट लगाएं, अदरवाइज इस पॉइंट को नहीं लगाना। मैं ये बार बार बोल रहा हूं। तो ये लीजिए, मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं, समझना और सीखना उसको, और फिर मैं कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूं जिनके मैं आंसर निकालूंगा, सीखते जाना। ध्यान रहे, मैंने अभी बोला कि मेरा नंबर ऑफ लॉन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट टाई हो गया है, तो थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, स्टेप थर्ड, और वो है चेक CA एंड TA। CA का मतलब सेंट्रल एटम, TA का मतलब टर्मिनल एटम। इसमें 2 पॉइंट हो गए कि इफ सेंट्रल एटम तो मेरा सेम है, सेंट्रल एटम में सेम बता रहा हूं, ध्यान दें, एंड टर्मिनल एटम जो है वो डिफरेंट है, टर्मिनल एटम डिफरेंट है, तो इस समय बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ टर्मिनल एटम के साथ। ये एक रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन एक्सेप्ट फ्लोरीन के लिए है। एक्सेप्ट फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन यदि टर्मिनल एटम आ गया ना, तो इन दिस केस बॉन्ड एंगल जो है सबसे मिनिमम बताना है, सबसे मिनिमम। ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, ये फंसाएगा और इसी पे प्रॉब्लम आती है बार बार। मैं फिर बोल रहा हूं, सेंट्रल एटम मेरा सेम होगा, टर्मिनल एटम मेरा डिफरेंट होगा, उस समय आप ये रिलेशन लगाएं, लेकिन ये रिलेशन केवल फ्लोरीन आ जाए तो मत लगाना, अदरवाइज हमेशा लगाना। मैं सुपर्ब क्वेश्चन ले रहा हूं, समझना उसको। ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज हो सकता है। मान लीजिए मुझे वाटर मिल गया, मुझे OF2 मिल गया और मुझे Cl2O मिल गया, और समझते जाना बच्चों, सब में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सब में सेंट्रल एटम पर 2-2 लॉन पेयर हैं। और मैं फिर बोल दूं, सबसे पहला पॉइंट था मेरा हाइब्रिडाइजेशन, सब में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पहला पॉइंट टाई हो गया। दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ लॉन पेयर, सब में ऑक्सीजन पे 2-2 लॉन पेयर, सेकंड पॉइंट टाई हो गया। अब इन 2 पॉइंट को टाई करने के बाद मुझे थर्ड पॉइंट लगाना है। मैंने क्या पाया, सब में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन मतलब सेंट्रल एटम सेम, लेकिन टर्मिनल एटम देखो, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, मतलब टर्मिनल एटम डिफरेंट है, तो आपको ये रिलेशन लगाना है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये रिलेशन कभी भी फ्लोरीन पे नहीं लगाना, मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका बॉन्ड एंगल तो सबसे कम ही लिखना है। अब बचे ये दोनों, तो टर्मिनल एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनमें से ये बड़ा है, मतलब इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, इससे इसका कम और सबसे कम इसका,
तो ये लीजिए, ये अपना आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, ध्यान रहे। इसका बॉन्ड एंगल लगभग 103 डिग्री होता है, इसको अपन 104 डिग्री 31 मिनट बताते हैं कि 111 डिग्री, कुछ बुक्स में इसको 110 डिग्री भी लिखा जाता है। मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया हो। ध्यान रहे, सेंट्रल एटम सेम और टर्मिनल एटम डिफरेंट होने पर ये पॉइंट लगाना है। लेकिन फ्लोरीन आ जाए तो गड़बड़ होती है, उस पॉइंट से बचकर चलें। अब मैं 2 शानदार क्वेश्चन लेता हूं, 2 शानदार क्वेश्चन और ले रहा हूं, और उनमें फिर फ्लोरीन गड़बड़ करने वाला एक नया फंडा और आएगा, सीखना और समझना उसको। बहुत जोरदार सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए मुझे अमोनिया और NF3 का कंपैरिजन मिल जाए। फिर वही बात देखो, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, दोनों में नाइट्रोजन sp3 एडेड, पहला पॉइंट टाई, सेकंड पॉइंट भी टाई, दोनों में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आ गया, सेंट्रल एटम मेरा सेम है, टर्मिनल एटम मेरा डिफरेंट है, और ये पॉइंट लिखा हुआ पड़ा, नो डाउट अमोनिया का बॉन्ड एंगल NF3 से ज्यादा है। मेरा पॉइंट समझ में आ गया हो। जबरदस्त बात यहां आ रही है बच्चों, मान लीजिए मुझे PH3 और PF3 का कंपेरिजन मिल जाए। PH3 और PF3 ये सुपर्ब एग्जाम्पल है। ध्यान रहे, हिसाब से देखें तो आंसर ये होना चाहिए, बोल रहा हूं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये गलत आंसर है। ध्यान रहे, इन दोनों में इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ये आंसर सही है। कारण क्या है? हमने याद होगा ड्रैगो रूल पढ़ाया था, इसमें आयोडाइजेशन होता ही नहीं है, तो ऑलमोस्ट ये लगभग प्योर पी ऑर्बिटल यहां आयोडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, और मैंने कहा था बॉन्ड एंगल इनके लगभग 90 डिग्री के आसपास आते हैं। ध्यान रहे, इसमें क्या होता है कि फास्फोरस और फ्लोरीन, इस पे भी मेरा वीडियो था, ध्यान रहे, बैक बॉन्डिंग पढ़ाया था मैंने। इस पे वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां लोन पेयर पे है तो बैक बॉन्डिंग होने लगेगा, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेंगे, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेंगे तो नो डाउट यहां बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली PH3 से ज्यादा हो जाएगा। तो एक जबरदस्त एग्जांपल था फ्लोरीन वाले केस में, PF3 वाले एग्जांपल से बचकर चलना। यहां बैक बॉन्डिंग होने से स्लाइट, या मैं कह दूं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ है और वो PH3 से ज्यादा हो गया है। मेरे थर्ड पॉइंट का ये ए पार्ट समझ में आ गया हो, जब सेंट्रल एटम सेम और टर्मिनल एटम डिफरेंट हो तो क्या करना है। अब इसी का बी पार्ट क्या है कि यहां क्या होगा, सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा, टर्मिनल एटम सेम होगा। उस समय मैं सेंट्रल एटम के EN से, या कह दूं सेंट्रल एटम के साइज से कोरिलेट करना चाहता हूं, और इस बार मैं साइज ऑफ सेंट्रल एटम के साथ इनवर्सली का रिलेशन बनाऊंगा। मतलब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। मैं अपनी बात दोबारा लिख रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, सीखते जाना बच्चों। मेरे थर्ड स्टेप के बी पार्ट को मैं ले रहा हूं, ये मेरा बी पार्ट आ रहा है। क्या है कि इफ सेंट्रल एटम तो डिफरेंट है और टर्मिनल एटम सेम है, तो इस बार क्या करना है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। और ये एक सुपर्ब एग्जांपल NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, आप खुद देख रहे हैं सब में सेंट्रल एटम जो है उसका आयोडाइजेशन सेम है, सब में सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर सेम है, इसीलिए मैं थर्ड पॉइंट को अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन मैं क्या पाता हूं, सबके टर्मिनल एटम सेम हो गए, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो गए। आप इस पॉइंट से आंसर निकालें, और मैं एक ही ग्रुप के मेंबर लेके बैठा हूं, दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, मतलब बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, मतलब बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये हो गया। मेरा ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान देखिए 3 स्टेप्स हैं और इनकी हेल्प से आप बॉन्ड एंगल डिसाइड कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और उनके अंदर इन बातों को अपन अप्लाई करके आंसर निकालते हैं, और कुछ नई बातें और सीखने को मिलेगी। लेकिन एक जबरदस्त बात सबने पढ़ रखी है कि रिपल्शंस जो हैं वो लॉन पेयर रिपल्शन है। सबसे पहले अपन बोलते हैं लॉन पेयर रिपल्शन सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और फिर अपन कहते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एक रिपल्शन की वैरायटी तो ये है। दूसरी बात पता है क्या है, जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को मैं मल्टीपल बॉन्ड बोलना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन। MB का मतलब मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन। इससे वीक होता है मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और सबसे वीक होता है सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। ये रिपल्शन मैंने 2 वैरायटी लिखी हैं।
एक बात सोचो, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा भी है, एक पाई भी है, तो क्या उसको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए? वो ज्यादा स्पेस पाने के लिए दूसरों को रिपेल करेगा, आसपास वालों को दूर भगाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करेगा। अब मैं एक दो शानदार एग्जांपल लेता हूं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब मल्टीपल बॉन्ड भी किसी मॉलिक्यूल में आ जाता है तो वो भी बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है ड्यू टू दीज रिपल्शंस। समझना, मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, सीखना उन चीजों को। जैसे मान लीजिए मैंने एथीन का ही एग्जांपल लिया, ये बात अपनी 11th की एनसीईआरटी में विद बॉन्ड एंगल बनी हुई है, एग्जाम में हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन बनकर आ जाए, एज इट इज आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं एथीन लिखता हूं। एथीन, हमें पता है कि एथीन में कार्बनों का, दोनों कार्बनों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों कार्बन मेरे sp2 हाइब्रिड है। तो ये जो बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, क्या ये 120, ये 120, ये 120 है? ऐसा है, ये पूछ लिया जाएगा। ध्यान रहे, ये जो मल्टीपल बॉन्ड है पास पड़े इन सिंगल बॉन्ड को रिपेल करते हैं, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इनको रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड छोटे हो जाएंगे। मतलब ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम है, ध्यान रहे। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल, जब ये कम हुआ तो ये बढ़ गया, ये ग्रेटर देन है 120 डिग्री। समझ में आ गया हो? तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। एथीन में कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, ध्यान रहे, उसके बावजूद इसके बॉन्ड एंगल, सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के नहीं है। मुझे ये बताना था क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन लग रहा है। ऐसी बात मान लो मैं फॉर्मल्डिहाइड की कर लूं, फिर मैं वही बात बोलूंगा, कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिड है लेकिन ये बॉन्ड एंगल 120 नहीं है, क्योंकि यहां रिपल्शन है तो ये ग्रेटर देन 120 डिग्री है। और जब ये बॉन्ड एंगल बढ़ा है तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैं बोलूंगा ये लेस देन 120 डिग्री है। ये बात भी समझ में आ गई हो? क्लियर है? इसके अलावा मेरी बात याद करो कि मैंने आपको बेंट रूल पढ़ाया है, और बेंट रूल का रोल भी बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करने पर है। ध्यान रहे, मुझे मान लीजिए ये प्रॉब्लम मिल गई, एक बहुत शानदार छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, और मुझे ये तीन बॉन्ड एंगल α1, α2 और α3 पूछ लिया और इनका कंपैरिजन पूछ लिया। अब याद करो, मैं फिर बोलूंगा बच्चों कि इस कार्बन के ये टर्मिनल बॉन्ड जो है सिमिलर नहीं है, दो हाइड्रोजन है, दो फ्लोरीन है। और बेंट रूल में क्या कहा था अपन ने कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने आप को उस ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डेड करेगा जिसमें s कैरेक्टर कम है। मतलब इन बॉन्ड्स में s कैरेक्टर कम है, और जहां s कैरेक्टर कम होता है हमें पता होना चाहिए कि s कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल में भी रिलेशन डायरेक्टली का है। इसका मतलब यहां बॉन्ड एंगल कम हुआ है, तो फिर जब ये बॉन्ड एंगल कम हुआ तो जरूर ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इन बॉन्ड्स में s कैरेक्टर कम है तो फिर इन बॉन्ड्स में s कैरेक्टर जरूर क्या है? ज्यादा है। और s कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, मतलब α1 सबसे ज्यादा है, उससे कम α2 है और उससे कम α3 है। मेरी ये बात भी समझ में आ गई हो? तो बॉन्ड एंगल के पीछे ध्यान रहे, मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन भी होते हैं, बेंट रूल भी काम करता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, सीखना किस तरह से आंसर निकलते हैं, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा जिनको आप सॉल्व करके देखना कि उसमें से कोई एक वैरायटी हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकती है। सीखें, समझें। जैसे मान लीजिए मुझे PCl3 और मुझे POCl3 मिल गया, दोनों में मान लीजिए मुझे एंगल क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन को कंपेयर करना है। मैंने तुरंत फास्फोरस पे 3 क्लोरीन बनाए और मुझे पता है यहां फास्फोरस पे एक लोन पेयर है, मुझे पता है यहां मल्टीपल बॉन्ड है। ये लो, मान लीजिए ये एंगल α1 और इस एंगल को मैं α2 कह दूं। क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। ध्यान रहे, सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इस पे लोन पेयर पड़ा है, वहां नहीं पड़ा है, ये बात तय है। वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यहाँ कम है। उसके अलावा एक बात बताऊं, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड जो है इन बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। लोन पेयर वाला रिपल्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब ये ज्यादा रिपेल करेगा, मतलब ये जो बॉन्ड फैले हुए झुकेंगे, मतलब इनके बीच का एंगल कम हो जाएगा। देयरफॉर मैं बोलूंगा α2 ज्यादा है किससे? α1 से। मेरी ये बात पकड़ में आ गई हो? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं एक प्रॉब्लम और ले लूं, मान लीजिए मुझे SF4 और SOF4 मिल गया, और मुझे इसमें एंगल फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन कंपेयर करना है। आप इसको
इसको देखिए किस तरह से मैं बताता हूं कि मैंने SF4 को sp3d एवराइजेशन के अंदर सीसो शेप बताया था, जिसमें अपन ने ये लो एक लोन पेयर पुट किया था अपन ने, कहां, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और मुझे इस एंगल को कंपेयर करना है मान लीजिए, तो मैं इसको α1 कह रहा हूं, और अगले फॉर्मूले में मेरे पास ये लीजिए यहां मल्टीपल बॉन्ड पड़ा है, ये मेरा एंगल α2 है। अब आपके सामने है कि लॉन पेयर वालों में ज्यादा एस करैक्टर होते हैं, दैट्स वाई वो ज्यादा रिपेल करेंगे, रिपेल ये भी करेगा लेकिन कंपैरेटिवली कम करेगा, मतलब इसका रिपल्शन यहां ज्यादा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब α2 ज्यादा है किससे, α1 से। मेरी ये बातें समझ में आई हो, कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, उनके बॉन्ड एंगल कंपेयर करके देखना, और इस तरह की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिलेगी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन आप मेरे पॉइंट्स लगाएं, मेरे स्टेप्स लगाएं, आपको आंसर मिलते जाएंगे। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन मिला, मुझे प्रॉब्लम मिली, मान लीजिए मुझे NO2 प्लस, मुझे NO3 माइनस, मुझे NO2 माइनस, इनमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। मान लीजिए ये बात मैं ड्रैगो रूल में बता चुका हूं, अमोनिया PH3 ASH3 SbH3। अगला क्वेश्चन है मेरा वाटर, मेरा H2S H2SE H2TE H2PO, इनमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। मान लीजिए मुझे एक प्रॉब्लम और मिल गई, और मुझे एक तो मिला COF2 और एक मिला मुझे COCl2, और ध्यान रहे एक तो बॉन्ड एंगल मेरे पास ये है α1, इसको कह रहा हूं मैं α2, इसको कह रहा हूं मैं α3, और इसको कह रहा हूं मैं α4। मुझे इन चारों बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और लिखूं, मान लो कि मुझे PO43 माइनस, मुझे HPO3 2 माइनस, और मुझे H2PO2 माइनस, इनमें मुझे फास्फोरस, या मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने इनके स्ट्रक्चर बना दिए, मान लो ये लो, ये स्ट्रक्चर बना दिए, इसमें भी मेरे पास यही स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा और एक जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसमें मेरे पास ये रहेगा, दो जगह हाइड्रोजन आगे एक जगह ऑक्सीजन। मुझे ये 3 बॉन्ड एंगल कंपेयर करने हैं, α1 α2 α3, इनको सॉल्व करके देखना बच्चों। मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन बॉन्ड एंगल से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम दूर कर डालेंगी, और इनके रिजल्ट जो मैंने कंक्लूजन्स या स्टेप्स बताए उनको अप्लाई करें, और मेरे लिए एग्जाम में बॉन्ड एंगल पे जब भी प्रॉब्लम आएगी मैं तुरंत सॉल्व कर डालूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।